डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। क्या आज असेंबली में बड़ा चौंका देने वाला नजर आया है कि 32,425 के करीब पेशेंट हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। पिछले 1-2 सालों में ये PDP की वहीदुर रहमान ने सवाल पूछा तो उसका सरकारी ये आमदा आया है। हालांकि सरकारी आमदा है, इससे मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होंगे जो मतलब जिनका अंदराज नहीं हुआ हो। इस तरह का इसका बढ़ना तो क्या कारण? देखिए, इसमें हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं पहले भी एक बार इस बात पर बात कर चुका हूँ, क्योंकि जो आदाद शुमार हमारे पास आते हैं ये बेसिकली हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री के होते हैं, जिसको कैंसर रजिस्ट्री बोलते हैं, उधर से आ जाते हैं। उसमें जैसे आपने सही फरमाया कि इसमें इस आदाद शुमार में कमी पेशी होने का इम्कान रहता है, क्योंकि इसमें सब लोगों का इंदराज नहीं होता है, वो बात तो है। लेकिन बजाय खुद ये जो 3 साल या 4 साल में 32,000 का केसेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बजाय खुद ये एक ऐसा ट्रेंड दिख रहा है जो काफ़ी बढ़ने वाला ट्रेंड दिख रहा है। अगर आप देखेंगे जो कैंसर का जो होने का जो रहता है, ज़्यादातर इम्कानात रहते हैं जो आपने पिछले प्रोग्रामों में बताया है, वो 45 की एज के बाद शुरू हो जाता। तो लिहाजा ये एक किस्म का ट्रेंड जो है ये पॉपुलेशन बेस्ड ट्रेंड है। ऐसा तो होना ही होना है, क्योंकि लोगों का उम्र जो है, उम्र बढ़ रही है, जिसको बोलते हैं हम एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो काफ़ी आगे चली गई है, लगभग 86 से भी क्रॉस कर रही है लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पॉपुलेशन का पिरामिड है, यानी कि जो एल्डरली लोग हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। खासकर पिछले 20-25 साल में उनकी तादाद निस्बतन बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, अगर हम 1-2 दहाई पीछे चलेंगे, क्या उस वक्त कैंसर का जो रेशो था इस बीमारी का कम था, या उस वक्त इसकी तशखीस जांच? मैं उधर ही आ रहा था, उसी पर मैं आ रहा था। अगर आप 20 साल पहले देखेंगे, अगर थोड़ा सा आप याद अपने आप को थोड़ा सा ना इस पर लगाएंगे, अपनी मेमोरी पर थोड़ा सा ये लगाएंगे, जोर लगाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि 20 साल पहले यहाँ शहर श्रीनगर में एक ही जगह एंडोस्कोपी होती थी। वो डॉक्टर महराज साहब थे, वो जो सीनियर महराज साहब, नहीं सिर्फ वो एंडोस्कोपी करते थे, ठीक है, एक एंडोस्कोपी होती थी प्राइवेट में। दूसरा अल्ट्रासाउंड यहाँ पर डॉक्टर मुख्तार के पास था, बिल्कुल, तो आज से 20 साल पहले। अब मुझे ये भी याद है कि जब मैं स्किम्स में काम करता था, मुझे कभी कभी बच्चों का अल्ट्रासाउंड करने के लिए बच्चों को खुद उठा के एम्बुलेंस में लेके मुख्तार साहब के पास लाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अल्ट्रासाउंड मशीन स्किम्स में खराब हो जाती। तो अगर इस वक्त आप देखेंगे 20 साल के बाद जो आज पोजीशन, आज आप गाँव में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, हर जगह आप देखते हैं कि जो इक्विपमेंट है, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, वो काफ़ी उसका बूस्ट हो गया है, ठीक है, फैल चुका है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लैब्स, कितना ये है, ठीक है। और लोगों के पास जो है, लोगों का लाइफ, इसको बोलते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड भी आज से 20 साल की बनिस्बत बढ़ गया, बेहतर। तो क्या होता है कि यूं ही कोई इंसान बीमार होता है उस वक्त, पहले तो 20 साल पहले तो वो वही कुछ चाय वाय, गर्म पानी ऐसा वैसा करते थे, तो देसी इलाज करते थे। लेकिन आज तो फटाफट लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, टेस्ट करते हैं, और ये पता चलता है लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं कि मतलब बिल्कुल ठीक ठाक, वो हम बात करेंगे तंदुरुस्त होके वो अपना वो कर देंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, उतना तो नहीं है अभी। लेकिन अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि लोग जाते हैं, जो ही तकलीफ होता है, पेट में दर्द है, इसमें दर्द है, ये होता है, तो जाते हैं डॉक्टर के साथ। भले कैंसर फिर डिटेक्ट होता है कि स्टेज 2 या स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है, लेकिन निस्बत उसकी ज़्यादा होगी। पहले आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे, उस वक्त कैंसर लेट स्टेज में भी डिटेक्ट नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। ये भी एक वजह है, ठीक है। तीसरी वजह ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल यानी खाना पीना, बाकी ये सब काम करना, एक्सरसाइज करना, वो सब चेंज हो गया है, ठीक है।
लेकिन उसका असर अभी हम नहीं कह सकते अभी है, क्योंकि वो तो अभी 20 साल में हो रहा है। वो तो जो कमिंग जनरेशन्स है वो दिखाएंगी, वो फैसला करेंगी कि इस लाइफस्टाइल का कितना असर हमारी ज़िंदगी पर है। जो इस वक्त 50, 55 या 60 साल या 70 साल के एज के हैं, उसके जब उन्होंने बचपन गुजारी उस वक्त तो जंक फूड वंक फूड का कोई था ही नहीं सिस्टम, ठीक है। तो लिहाजा जंक फूड के बारे में जो बातचीत हो रही है, इसका असर देखने को मिलेगा एक जनरेशन या 2 जनरेशन के बाद। और उसके बाद हम जो पहलू है, जिस चीज को हम हमेशा भूल जाते हैं, वो ये है कि पोल्यूशन, जो हमारी आलूदगी है हमारे एनवायरनमेंट। मैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की बात नहीं करता हूँ, मैं जो अपना पोल्यूशन है, ट्रैफिक पोल्यूशन। देखो गैसोलीन यूज होता है, उसके इमिशंस हो जाते हैं, गैस इमिशंस होता है। देखिए अगर आप इसी आदाद शुमार को देखेंगे, जम्मू में कैंसर केसेस जो उन्होंने असेंबली में, जैसे आप बता रहे थे, असेंबली में जो उन्होंने रिलीज किया, तो उसमें क्या है, जम्मू में जो कैंसर तादाद है, कैंसर पेशेंट, वो निस्बतन कम है कश्मीर के बजाय। तो इसका क्या वजह हो सकता है? इसमें कुछ वजूहात हैं ऐसे जो हम, जिस पर हम जो डॉक्यूमेंटेड कश्मीर वैली जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन और जो में ये केसेस कम एक तरफ आप बोल रहे हैं पॉल्यूशन की वजह, क्या हमारी कश्मीर हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम यहाँ पॉल्यूशन जम्मू से ज़्यादा है या उसके असरात ज़्यादा है? कश्मीर में जो डस्ट है वो हमारी सॉइल तो कैरेवा सॉइल है, जम्मू में तो कैरेवा सॉइल नहीं है। जो कैरेवा सॉइल की डस्ट, जो हमारे रोड जो है, हमारे रोड के साइड्स में डस्ट काफ़ी रहता है, बीच में भी डस्ट काफ़ी रहता है। जब गाड़ी चलती है एक तो धुआं निकलता है, दूसरा ये डस्ट उठता है हमारा। और ये हमारा डस्ट है यहाँ पर कश्मीर में वैली में, ये काफ़ी महीन होता है, ये उड़ता है हवा में, काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता है। बाकी जगहों में अगर आप हिंदुस्तान में देखें या बाहर देखेंगे, उधर डस्ट पार्टिकल हेवी होता है, वो ज़्यादा उड़ नहीं पाता है, वो गिर जाता है। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल बहुत महीन होता है। ये क्या करता है, ये जो उड़ता है उसके साथ ये जो धुआं जो निकलता है, उसमें जो टॉक्सिन होते हैं, ये डस्ट के साथ मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल मिल जाता है, ये इसको भी अपने साथ हवा में ले जाता है। तो हवा में लेने के बाद जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, मिसाल के तौर पर आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, ये डस्ट हवा के साथ जाके उधर सेटल हो जाती है, उस जमीन पर सेटल हो जाती है। तो यानी कि ये जो हमारा ट्रैफिक पोल्यूशन का टॉक्सिन निकलता है, वो कहाँ सेटल हो जाता है? वो सेटल हो जाता है जो हमारी लैंड है आसपास, शहर के इर्द गिर्द, सड़कों के इर्द गिर्द उधर सेटल हो जाती है। तो उधर उसमें वो टॉक्सिन मिल जाता है। तो फिर जब वहां से हम फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, शाली उगाते हैं, बाकी चीज उगाते हैं, नेचुरली ये बनता है कि वो जो टॉक्सिन्स है वो डस्ट की वजह से वो उसमें तो घुस ही जाते हैं और फिर हमारे पास पहुंच जाते हैं, या हमारे जो मवेशी है। अजीब, एक तो हम ये समझते हैं कि हम ताज़ा सब्जी खेतों से खाते हैं, ताज़ा चावल लेते हैं, या जो भी है जो नहीं, ये मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रोवन चीज बोल रहा हूँ। आप अपने डर से अच्छा, अगर आप इस चीज को देखना चाहेंगे, अगर आप इस चीज को प्रूव देखना चाहेंगे कि हमारे पास इतना कंटामिनेशन कैसे है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके लिए कौन क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज है, इसको जो मुर्गियां पालने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी मुर्गियों को खेतों में डाल दें, वो खेतों में जो ये घास फूस है, धान वान जो पड़ता है, वो खाएंगी, ठीक है। फिर जो वो अंडे देते हैं, उन अंडों का अगर केमिकल एनालिसिस हो जाएगा, तो आपको क्लियरली ये मिलेगा पता कि हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड्स है, जो हमारे इर्द नवाह के लैंड है, उसमें कंटामिनेशन कितना है, उसमें पोल्यूशन का असर कितना है। ये तो सिंपल बात है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। अंडा तो सबसे अच्छा इंडिकेटर है इस चीज का। अंडे को एनालाइज करो, बात खत्म। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अंडे वाली बात बताई थी, इससे पीछे बड़ा बवाल मचा था। नहीं, वो तो दूसरी बात है, मैं नहीं, वो तो बाहर से अंडे आए थे। बाहर से आए, यहाँ से, मतलब जैसे आप बोलते हैं कि अंडों में, या हमारी जो भेड़ बकरियां हैं जो हम खाते हैं मटन पे, नेचुरली उनमें भी ये हो। नहीं, उसमें एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। देखो, मीट में आप किसी की मीट, मतलब भेड़ है उसने खाया, उधर उसका एनालिसिस आप करोगे, बहुत मुश्किल है। अगर आप सॉइल सैंपल ले लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, वो भी काफी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि उसका मतलब ये नहीं, अगर सॉइल में कंटामिनेशन होगा, उसका मतलब ये नहीं कि ये कंटामिनेशन अनाज में चला गया है। लेकिन अगर आप अंडे का एनालिसिस करते हैं,
तो उसका 100% आपको पता चलेगा कि ये जो कंटेमिनेशन है ये कितनी खतरनाक कंटेमिनेशन है, ये जिस्म में कितना जा सकती है। क्योंकि अंडे में जो होता है ना, अंडे का योग जो होता है, अंडे का योग, उसमें ये सब जो केमिकल्स होते हैं जो मुर्गी खाती है वो उसमें कॉन्सेंट्रेट होते हैं। हम तो बड़े शौक से जर्दी खाते हैं। नहीं, अच्छी बात है जर्दी खाना, कोई ये नहीं, मैं नहीं वो बोल रहा हूँ, लेकिन वो जर्दी को आराम से एनालाइज, केमिकल एनालाइज करके ये पता चल सकता है कि हमारे शहर में, हमारे इर्द हवा में ट्रैफिक की वजह से, गर्द गुबार की वजह से पोल्यूशन कितना हो रहा है और कितना हमको ये कंटामिनेट कर रहा है, हमारे अनाज को, हमारे ग़िज़ाइयात को, हमारे, ये तो पता चलेगा ना। क्योंकि ये भी तो देखना है क्यों हमारे यहाँ कैंसर की तादाद ज़्यादा है। सरकार ही करेगा, मतलब इनको नहीं, जिसको भी करना है ये तो सिंपल है। आम लोगों को इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों का परहेज करना चाहिए मकसद समझ से। देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो कश्मीर है वैली, ये तो उस बेल्ट में आती है जो हाई रिस्क बेल्ट माना जाता है जीआई कैंसर्स के लिए, यानी कि फूड पाइप और स्टमक कैंसर के लिए हाई रिस्क बेल्ट है, जिसमें ईरान आता है, सदर्न चाइना आता है और कश्मीर आता है। ठीक है, तो इसमें तो ये इंसिडेंट्स आज नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर फूड पाइप और स्टमक के कैंसर की तादाद बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा कोई नई चीज़, ये तो हमेशा रहा है। आज के ज़माने में तो खुराक, खाने पीने की चीज़ें तो काफ़ी मिस्यार में है। ठीक है, तो लोग तो 2-2 बार के 3-3 बार भी खाना खा लेंगे। ठीक है, अब ये देखा गया है, पहले तो बोल रहे थे प्रोटीन खाने से, फैट खाने से ये हो जाता है, लेकिन जो अभी जो रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस हुए हैं, उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये जो कार्ब्स होते हैं, यानी जिसमें चावल आता है, रोटी आता है, मिठाई आती है, बाकी चीज़ आता है, या फास्ट फूड्स आते हैं या जंक फूड्स आते हैं, तो चावल का इस्तेमाल अगर कम हो जाए, कार्ब्स का इस्तेमाल अगर कम हो जाए, तो किसी हद तक कैंसर का रोकथाम हो सकता है। तो ये बहुत अहम एक क्या बोलते हैं, रिसर्च जो आया है सामने, ये उसका अहम तशखीस है। तो मेरे ख्याल में खाने पीने की मकदार में कमी करना, वज़न को कम रखना और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में परेशानी कोई नहीं है, उससे ये सब चीज़ें कम होने के आसार है। और दूसरी बात ये है कि जो हेल्दी लोग हैं, मतलब 45 एज के बाद, उनको वो स्क्रीनिंग टेस्ट तो करने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर बोलता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, 45 एज होगी, अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाए या मैमोग्राफी किया जाए साल में एक बार। ठीक है, तो इसी तरह एंडोस्कोपी साल में एक बार हो जाए, या फिर अगर 1-2 बार ठीक निकली तो उसके बाद 3-3 साल चलेगा, या कोलोनोस्कोपी 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार। ये देखा गया। स्टूल टेस्ट, अब स्टूल का टेस्ट अगर करेंगे वो तो 10 रुपए का टेस्ट है। ये देखा गया है कि अगर स्टूल टेस्ट साल में एक बार या 2 बार किया जाए रेगुलरली, 45 की एज के बाद, कम से कम 60% कैंसर जो बड़े अंतड़ी में होते हैं, यानी कोलन में होते हैं, उनका अंदाजा लगा सकते हैं।